नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। यास तूफान का जैसा असर ओडिशा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसी तरह सीमावर्ती क्षेत्र खासकर कोल्हान क्षेत्र और झारखंड में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से अपील की है कि बिना विलंब किए सर्वे कराया जाए, ताकि जितनी भी क्षति अभी तक पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को मिल सके। क्योंकि एक तो कोरोना काल चल रहा है और लोगों के घर गिर रहे हैं, तो उतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वे फिर से घर बना सके। तो इसे देखते हुए सरकार लोगों की मदद करे। तूफान आया है जैसा, जिससे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ तो काफ़ी कुछ क्षति है, लेकिन उससे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खास करके कोल्हान प्रमंडल की जो भी खबरें आई है या झारखंड के दूसरे भी क्षेत्रों में, तो हम सरकार से कहेंगे कि बिना विलंब किए उसका बिल्कुल सर्वे करा लेना चाहिए और जितनी भी जो क्षति हुई है लोगों की, उस क्षतिपूर्ति तुरंत लोगों को उपलब्ध करा दे। उसके लिए कोई लंबी चौड़ी समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौतें हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जहरीले जाम के कहर के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मचा कोहराम। जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की मौत, अभी कई लोगों की हालत गंभीर। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश। अलीगढ़ में अवैध शराब का बड़ा सिंडिकेट। अवैध शराब सिंडिकेट का बड़ा कारनामा। इन 4 गांव के लोगों ने ठेके से गुरुवार शाम को शराब खरीद कर पी थी। इनमें 11 लोगों की मौत रात में ही हो गई। हालांकि करसुआ के प्रधान रितेश उपाध्याय का दावा है कि शराब पीने के बाद 19 लोगों की मौत हुई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। दारू में या ने मिलाया कछु, ये ठेका वाले ने, या ठेका पे थे, करसुआ के ठेका है। कब पी थी उन्होंने? रात देसी। ग्रामीणों का कहना है कि अंडला स्थित देसी शराब के ठेके से शराब खरीदकर कुछ लोगों ने पी। गौर करने वाली बात यह है कि ये ठेका थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मामला सामने आने के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह, डीआईजी दीपक कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचे। वहां गांव के लोगों से पूछताछ की गई। जिस ठेके से शराब खरीदकर पीने की बात सामने आ रही है, उसे सील करा दिया गया है। हम लोगों ने भ्रमण किया तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेदत और अंडला की सूचना थी, वो एक ही व्यक्ति की दुकान है। तो दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकारी। शुक्रवार सुबह पहले लोधा क्षेत्र में 8 लोगों की मौत की बात सामने आ रही थी, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद जवा थाना क्षेत्र में भी 3 लोगों की शराब से मरने की खबर सामने आई। प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। एसडीएम कोल रंजित सिंह ने बताया कि छेरत गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में आबकारी और गृह विभाग से रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों पर एनएसए लगाया जाए। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उसमें मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क वीआईपी न्यूज। तो अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक अनूप प्रधान जी जुड़ चुके हैं। अनूप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अनूप जी, ये सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो अलीगढ़ शराब कांड में मौतें हुई है, इन मौतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि यूपी में जहरीली शराब से किसी की मौत हुई है। इससे पहले आजमगढ़ में ऐसा मामला सामने आया, उससे पहले प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या, बुलंदशहर, लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते रहे हैं। तो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी मैडम जी, जैसे ही सुबह सूचना मिली तत्काल हम लोग भी मौके पर पहुंचे और जो हमारे जिले के डीएम, एसएसपी, डीआईजी वगैरह सभी लोग वहां मौके पर पहुंचे हैं। ठीक है, और जो भी इसमें दोषी होंगे, जैसा मेरे संज्ञान में आया, वहां 2 शराब के ठेके हैं। एक तो अंडला से ककोला के बीच में देसी शराब का ठेका है और एक करसुआ पे। तो वहां से जो है कल शराब वगैरह खरीदी गई। ठीक है, उसी को पी करके जो बताया गया है लोगों द्वारा, तो लगभग 7 लोगों की जो इसमें मौत की पुष्टि हुई है। लगभग 1 दर्जन जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो कार्रवाई तो आप लोग करेंगे, लेकिन उन जिंदगियों का क्या होगा जो जा चुकी, उनके परिजनों का क्या होगा जो इस जहरीली शराब का शिकार हो गए हैं? क्यों नहीं आप लोग एक राष्ट्रीय नीति बनाते हैं शराब के ऊपर? क्यों ही मौतों के बाद ही सरकार की नींद टूटती है और फिर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है? जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा ही है कि उन पर जो भी इसमें जांच के बाद दोषी पाए जाएंगे उन पर एनएसए की कार्रवाई होगी और जो है कठोर से कठोर जो पनिशमेंट देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है। तो आखिरकार आबकारी विभाग कर क्या रहा है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं, हर जिले से। जी जी जी, आबकारी विभाग क्या कर रहा है? आबकारी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, सिर्फ कार्रवाई कर देंगे, मुआवजा दे देंगे, एनएसए लगा देंगे, लेकिन जिसकी जान चली गई उसकी तो चली गई ना सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ठीक है, पर ये है कि सब जांच के विषय में जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, लगातार जो पुलिस वगैरह और हमारा प्रशासन वगैरह कार्रवाई कर रहा है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या सरकार को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो ये ऐसे मामले आते ही क्यों है सामने? मैडम, लगातार जो है प्रशासन इस चीज को मॉनिटरिंग करता है, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है। तो निश्चित जो भी चूक हुई है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, जिन परिवारों को बीच से बेचारे जो लोग गए, निश्चित जो है बड़ा दुखद है। तो इसमें निश्चित यही है कि अब जो भी हुआ है निश्चित इसमें कार्रवाई आप देख ही रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई उन पर एनएसए वगैरह लगाई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि यूपी में आगे ऐसे और मामले नहीं आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यास तूफान ने राजधानी की सूरत को बिगाड़ दिया है। शहर में हर तरफ बारिश के कारण पानी भर गया है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़े दूसरे सरकारी अस्पताल एनएमसीएच, जिसको कोविड डेडिकेटेड घोषित किया गया है, वे एक तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने एनएमसीएच की हालत को भी बिगाड़ दिया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर यह कहना है कि यास तूफान से मिले अलर्ट के अनुसार एनएमसीएच परिसर में जल जमाव से निपटने की व्यवस्था कर ली गई है। बावजूद इसके जो स्थिति अस्पताल परिसर और उसके आसपास की सड़कों की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के अंदर की स्थिति क्या होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में यहाँ काफ़ी पानी पड़ सकता है। तो पहले भी यहाँ पर जल जमाव हुआ करता रहा है, यद्यपि लास्ट ईयर हम लोग मुस्तैदी से पानी नहीं जमा हुआ था। तो हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, हमारी टीम मुस्तैद है कि यहाँ से जो है पानी का जो पंपिंग आउट का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो इफ़ेक्टिवली काम करे कि पानी नहीं लगे हमारे कैंपस में। इसके लिए हम लोग नाला को सब साफ़ सफाई करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी पंपिंग स्टेशन है उस सब को सपोर्ट कर रहे हैं, देख ले रहे हैं कि सब मोटर बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पानी जल जमा हो रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है। यहाँ पानी उनी जम गया है, इसमें पानी आने जाने में दिक्कत हो रहा है जी। और कुछ भी ले जाने लाने में दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। किस अस्पताल में भर्ती हो तुम? आईजीएमएस में। एनएमसीएच? एनएमसीएच जी। कौन भर्ती है? पापा। क्या हुआ है? वही बोल रहे हैं कि फेफड़ा खराब हो गया।
बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया और पिता पुत्र को आईना भी दिखाया है। पार्टी की बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने लालू तेजस्वी पर हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा कि बिहार सरकार पर उंगली दिखाने वाले राजद सुप्रीमो ये क्यों भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार की 4 उंगली तो उन्हीं की तरफ उठ रही है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार ट्विटर पर खंडहरनुमा उप स्वास्थ्य केंद्र का पिक्चर उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार की गवाही और निशानी है। लालू जी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे कार्यकाल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बने थे, तो 15 से 20 साल में ही वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन गया है। तो ये उनके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए झारखंड सरकार द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर उससे रवाना किया। इस अभियान के जरिए अब झारखंड में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण का फायदा मिल सकेगा और इस महामारी के दौर में झारखंड वासियों में इस कोरोना महामारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। देश की माओ ने, या हम कहें कि माँ भारती ने ही हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, विद्वानों को, वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और वो वैज्ञानिकों ने ये इजाद किया है। हम उसके प्रति भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत जो है आभार और धन्यवाद देते हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा झारखंड जो है बहुत, शहर में आबादी 25% और गाँव में आबादी जो है करीबन 76 से 75% लोग। राजधानी पटना में यास तूफान ने नगर निगम और प्रशासन द्वारा किए गए दावों की पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। जल जमाव से हुए बदहाली की अगर बात करें तो एनएमसीएच अस्पताल परिसर में काफी ज्यादा पानी जमा हो चुका है। इस बीच जाप नेता राजू दानवीर ने अस्पताल का मुआयना किया और हालात देखकर सरकार पर वो जमकर बरसे। यहाँ जो रोड की स्थिति है, रोड पर इतना पानी है, जबकि रोड से नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल अस्पताल जो है नीचे है रोड, तो रोड पर इतना पानी है तो ज़रूर वहाँ बाढ़ में पानी होगा। यही हम लोग देखने आए थे, क्योंकि आदरणीय पप्पू यादव जी का ये मैसेज आया है कि जहाँ कहीं भी पानी हो, नाला जाम हो, जहाँ लोग पानी के कारण निकल नहीं पा रहे हैं घर से, वहाँ भी जाकर देख के आइए, वहाँ भी खाना वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। ये सब, और ये देखिए ये रोड पर जो पानी है वो एक अलग बता रही है, रोड से नीचा है, 2-3 फीट नीचे है। यास चक्रवर्ती तूफान के कहर के बीच बिहार सरकार की टीकाकरण एक्सप्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है। ब्लॉक और पंचायत लेवल के स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा मुहैया कराई जा रही है। कोरोना से जागरूक करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन ने पद्मश्री से पुरस्कृत दुलारी देवी और मैथिली की गायिका मैथिली ठाकुर के द्वारा वीडियो बनाकर उसे जनहित में जारी कर लोगों से टीका लेने की अपील की है। तो गांव में टीकाकरण एक्सप्रेस पहुंच रही है। गायिका मैथिली ठाकुर ने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा गायिका ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। तो जहां एक तरफ बिहार में यास तूफान का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिहार सरकार की टीका एक्सप्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है, जो ब्लॉक और पंचायत लेवल के स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा उपलब्ध करा रही है। कोरोना से जागरूक करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन ने दुलारी देवी और मैथिली ठाकुर को एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां बोकारो के बांसकोड़ा में समाज के पंचायत द्वारा तय किए गए जुर्माना राशि नहीं दिए जाने के बाद महिला को पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया।
वहीं वीआईपी न्यूज द्वारा लगातार इस खबर को चलाने के बाद बहुत ही बड़ा असर हुआ है, जहां पीड़ित महिला को पूरे परिवार के साथ बांसगोड़ा पूर्वी पंचायत भवन में सुरक्षित रखा गया है। वहीं पीड़ित परिवार बांसगोड़ा की रहने वाली जेएमएम नेत्री शांति सोरेन पर इस मामले को उलझाने का आरोप लगाया है और पीड़ित लालमुनि टुडू ने प्रशासन से उसे और उसके परिवार को घर में वापस रखवाने की अपील की है। मैडम आया था, तुम यहाँ से मतलब घर में घुस जाना, तो वो जो जिसका बोल रहा उसको खड़ा किया ना, वो बोला ताला नहीं खोलेंगे। हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो मैडम बोले कि नहीं, तुमको सुरक्षा के लिए तुम अच्छा जगह में रख देंगे और तुम बाद में जो फैसला करना है वो बाद में करेंगे। वो ताला मेरा वाला घर है। बोरा भाड़ा में आप? नहीं, हम भाड़ा में नहीं रहते, हम कभी भाड़ा नहीं दिए हैं, हम पैसा पहले दिए हैं, लेन देन हुआ है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। पृष्ठभूमि ये है, लगभग एक सप्ताह पहले 22 मई के आसपास एसपी साहब को सूचना मिली थी कि बांसगोड़ा पंचायत में किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस पर मेरे द्वारा सखी द्वारा महिला थाना द्वारी माराफारी को वहाँ भेजा गया था। वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि संजय मुंडन नाम का कोई व्यक्ति जो बालीटी का रहने वाला है, वो जनवरी माह में इनकी जो महिला इनकी बेटी आरती टुडू को मांग में सिंदूर डाल दिया था, जिसको लेकर के पूरा पंचायत बैठा था और उन्होंने इसके लिए 1 लाख रुपया फाइन किया था, जिसको थाना स्तर से मामले को समझा बुझाकर फाइन को खत्म कराया गया। तभी उसी में एक और मामला इनका उठा, जो पूनम मानी करके हैं, जिनके आगे किराए पर रह रही है। उन्होंने कहा कि सर ये मेरा घर नहीं छोड़ रही है। वहीं यास तूफान का असर भागलपुर में जारी है। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा है। मौसम के हालात ने लोगों के आम जनजीवन पर प्रभाव डाला है। सड़कों पर वाहनों का आवागमन और बाजार में लोगों की कमी साफ रूप से देखने को मिल रही है। इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से डीएम ने आम लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। साथ ही तूफान से होने वाले नुकसान में लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन की टीम तैयार है। हम लोगों को मिला है स्टेट से, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, तो उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है, उस हिसाब से हम लोगों की तैयारी पहले से भी चल रही है और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज़ गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीज़न के, कहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसके लिए उन्होंने एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अरेराज बेतिया मुख्य मार्ग के बथुहाहा नीरपुर जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार होगा। 7 जुलाई को विधायक सुनील मणि तिवारी बथुवाहा की सड़क का शिलान्यास करेंगे। दरअसल अरेराज बेतिया मुख्य पथ से जुटी बथुवाहा से नीरपुर जाने वाली सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहा रही थी, जिसकी खबर वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। खबर देखने के बाद विधायक सुनील मणि तिवारी ने जुलाई अंत तक सड़क बनवाने की बात कही है। इस खबर के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। कन्नौज के जेवा में किसान ने मक्का कंपनी पर बीज खराब कर देने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कन्नौज के जेवा गांव का है, जहां जेवा निवासी ब्रिजनंदन दुबे ने बताया है कि उन्होंने मक्का अपने 7 बीघे खेत में बोई थी, जो भुट्टे आने से पहले ही पूरी तरह सूख गई है, जिसके कारण किसानों ने कंपनी पर खराब बीज देने का आरोप लगाया है और कंपनी से मुआवजे की भी मांग की है। ये मकाई सूख गई। अब किस कारण मकई सूखी? अब जो कारण समझ में क्यों सूखी, बीजा गलत है क्या है, हमारे समझ में बीजा गलत है। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, जो दुकानदार जिसने बीजा दिया या कंपनी? हम तो कंपनी को दोषी मानते हैं, जहाँ कंपनी बीजा आया दुकानदार लाया है, अब कंपनी को दोषी मानते हैं। किस कंपनी का बीजा था? डिकाल 9108 डिकाल प्लस। कितने बीघा मक्का थी आपकी? हमारे 25 बीघा थी, में 7 बीघा मक्का सूख रही है। अच्छा, इसमें कोई आपने ऐसा तो नहीं कोई कीटनाशक या पानी ना लग पाया उस वजह से? न पानी टाइम से लगा, कीटनाशक भी कोई नहीं से हमने डाले।
कन्नौज के जसोदा में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में पैसे निकालवाने के लिए आए दिन भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है। वही खाताधारकों ने बैंक कर्मचारियों पर गेट ना खोलने और लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया है। खाताधारकों का कहना है कि जब हमने बैंक में जाते हैं तो बैंक का गेट बंद मिलता है। वही बैंक कर्मचारियों से बातचीत करने पर उनका कहना है कि बैंक के सर्वर डाउन होने के चलते बैंक का कार्य स्थगित है। ये समस्या है कि हम एक हफ्ते से बैंक में रोज राउंड लगा रहे हैं। 6 बजे से 2 बजे तक आते हैं और चले जाते हैं। बैंक वाले हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक यहाँ बेहोश हो रही है, पानी से प्यासी मर रही है, भूखी मर रही है, किराया खर्च करके आती है, वापस चली जाती है। और कर्मचारी जो हैं वो 12 बजे से पहले बैंक नहीं खोलते। एक नहीं निकल पाए क्या समस्या आपकी? पैसा निकलना है था। तो यहाँ क्या ये लोग क्या बता रहे हैं बैंक कर्मी? बैंक के अंदर विड्रॉल किताबें लोग नहीं किताब लेते हैं। हाँ सर्वर, हाँ सर्वर ना है कुछ ना। हाँ 2 घंटा से ज्यादा था। अब वो 8 बजे क्या है, अब पैसा नहीं ले रहे। खुला है या नहीं खुला है बैंक? अभी भी नहीं गेट खुला था। किताबें बहुत मुश्किल में जमा कर पाए, अंधाधुंधी में। बेरमो के चंद्रपुरा ब्लॉक के मंगलडाडी गांव में चक्रवर्तीय यास तूफान आने से तंबू बनाकर बसे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आंधी और तूफान के कारण तंबू का प्लास्टिक उड़ जाने से तंबू के अंदर पानी आ गया। वहीं इसे लेकर चंद्रपुरा सीईओ संदीप कुमार ने मंगलडाडी गांव पहुंचकर वहां बसे मल्हार परिवार के लोगों के बीच चावल और बच्चों के लिए बिस्कुट का वितरण किया है। चावल दिया सभी लोगों को, बच्चों को बिस्किट दिए और तिरपाल दिया सभी लोगों को, पूरे घर सभी घरों को। और आगे भी सहायता हम लोग करते रहेंगे। मनरेगा में भी इन लोगों को मजदूरी देने के लिए निर्देश दिए हैं, रोजगार सेवक को, पंचायत सेवक को। और जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे विकास और आगे। झारखंड की राजनीति में 2 मुद्दों को लेकर सरगर्मियां तेज है। वही लगातार विपक्षी दल सरकार से पत्रकार को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने को लेकर राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। साथ ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़ी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों के आश्रित परिवारों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और झारखंड सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द झारखंड के पत्रकारों को भी केंद्र सरकार की तर्ज पर मदद मिले। और वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार को 1.5 साल से अधिक हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है ये किसी से छुपा नहीं है। हाईकोर्ट को भी सामने आकर सीटी स्कैन मशीन के लिए फटकार लगानी पड़ी थी। ये झारखंड की बदकिस्मती है। हाईकोर्ट ने कई दिनों से फटकार लगा रही है कि राज्य की जो सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स है और रिम्स में सीटी स्कैन मशीन तक नहीं है। बार बार सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, तो अफसोस लगता है भाई इतना बड़ा अस्पताल और झारखंड में सरकार को बने हुए हेमंत सोरेन को 1.5 साल से अब हो गया होने को चला, लेकिन उसके बाद भी अगर एक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पा रही है तो सरकार कितना इफेक्टिव है या कितना काम कर रही है किस प्रकार से, वो सहज आप कल्पना कर सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए फिर मैं सरकार से कहूँगा कि भाई आप बार बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP।